हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी को नमस्ते नमस्कार। तो बताइए कैसा है आप लोगों का हालचाल, आप लोग की तबीयत कैसी है और आप लोग कैसे हैं। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इधर हमने दो उधर क्या कहते हैं, लास्ट वीक हमने उन लोगों ने थ्योरी करी थी हार्वर्ड गार्डनर की और एरिक एरिक्सन की। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी या फिर जो भी जैसा भी रहा हो। तो रिवीजन के लिए बस वो हुआ था और उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और बाकी जितनी भी आपके नोट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको आपको रिवाइज करते रहना, ठीक है। इधर हम लोग नहीं वीडियो कर पा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है वीकली एक वीडियो हम लोग एक दिन हम लोग मिल पा रहे हैं। थोड़ी सी व्यस्तता है, इस वजह से हम पर डे नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी टारगेट है या कोई भी चीज़ है उसको आपको अचीव करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, अगर कुछ लोग सो रहे हो इस वक्त, वैसे तो मतलब सोने का टाइम नहीं है, बट कभी कभी होता है इस टाइम बहुत आलस का वो चल रहा है। बट आपको आलस नहीं दिखाना, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। बाकी चीज़ें यही है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो करते रहिए। तो पेपर आपको दिख रहा है, ये आपका यूपीटीजीटी का जो 2019 में पेपर हुआ था, जिसकी वैकेंसी 2016 में आई थी, वो उसका पेपर है ये। पार्ट 1 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 2 हम लोग कल या परसों करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल सब कुछ दिख ही रहा है कि क्या कैसे होगा। अब आगे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत फास्ट करेंगे हम लोग ताकि आपका समय बिल्कुल भी ज़्यादा जो है वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आइए देखिए, कुछ प्रतीक्षाएं भी लक्ष्य साधन का हिस्सा होती हैं, ठहरना सीखिए, ठीक है। फोकस खोए बिना, बिल्कुल सही बात है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है सही समय का, सही तरीके का, ठीक है। तो समय तो तब आएगा जब आपका एग्जाम होएगा, अभी आपको सही तरीके से काम करना, ठीक है। और फोकस करके आपको काम करना, ये नहीं कि आपको इधर उधर जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस अपना बनाए रखना है आपको। और उस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को उस तरीके से आपको रखना है, फोकस नहीं खोना है, ठीक है। और ठहरना सीखिए। ठहरना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई रोक दो और चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जो आप जिस मोड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन थोड़ी पढ़ाई हो रही है, उसको आपको ऐसे करते रहना। अब ये नहीं कि आप यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ आ जाए नीचे, आप नहीं, आप कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आपको इसी मोड में जिस तरीके, कहने का मतलब एक रिदम में आपको इस तरीके से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता रहता है, बट आपको बाकी क्या करना है, एकदम ध्यान से आपको अपनी पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इसमें क्या है कि आंसर पहले से इसमें गिवन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साथ में और फटाफट करते हैं। अभी आज हम लोग 65 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो लिखा है कि पहला क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। तो ये बात सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। तो आप लोग सोचो कि क्या होगी बात इसमें, ठीक है। तो ये वाली जो बात है आपकी, वो बात क्या है, असत्य है, ठीक है। क्योंकि जो सामाजिक व्यवहार होता है बच्चे का, कहीं ना कहीं बच्चा अभी समाज में आया ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे वो करेगा, है ना, उसका सामाजिक व्यवहार कहाँ से, सोशल बिहेवियर तुरंत थोड़ी ना शुरू हो जाएगा। वो तो बच्चा जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, आता है बच्चों के साथ खेलता है अपने पेयर ग्रुप में थोड़ा बहुत आसपास, है ना, तब उसका अपने परिवार में जब थोड़ा सा मतलब बच्चा 5-6 महीने या 1 साल का होता है, आप कह सकते हो, तब जाके उसका थोड़ा सा व्यवहार मतलब शुरू होता है, रोना गाना और जो भी चीज़ें करना। इस वजह से हमारा यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या एक भावना है, कैसी भावना है, जन्मजात है, अतिरिक्त है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। ये भी आपको पता है कि ईर्ष्या यानी कि जेलसी कैसी भावना है, एक नकारात्मक भावना, ठीक है, एक नेगेटिव इमोशन है ये, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उस्मायन, पेचिस या सोथ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके सूक्ष्म जीवों से दूषित होना है वो भोजन जन्य के रोगों के कारणों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देता है जब वह गीला होता है, ठीक है। 20% या 50% या 30% या 40%। तो ये आपको पता ही है कितना खो देता है, 40% मजबूती ऊन अपनी खो देता है। तो इस वजह से हमारा यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यूकस, एस्परजिलस और एर्गॉट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं, सुअर और गाय का मांस, फीता कृमि और वलय कृमि, या जीवाणु और विषाणु, या डबल रोटी और अनाज। तो जो इर्गॉट और एस्परजिलस जैसे कवक हैं वो क्या हैं कि डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक माने जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डबल रोटी एंड अनाज, ठीक है।
नेक्स्ट है डैश रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। मतलब कौन से ऐसे रेसे होते हैं जो बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं? फ्लैक्स है आपका, या फिर प्रोटीन रेशा है, या नायलॉन है, या आपका रेयॉन है। तो ये बात आपको पता है कि जो आपका ऊन है और रेशे हैं ये प्रोटीन रेशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऊन में केराटिन नामक प्रोटीन होता है। इस वजह से जब ऊन जलता है तो वो बाल जलने जैसी बदबू उसमें से आती है। सो दैट हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स डैश के रूप में जाना जाता है। 840 जो आपका यार्ड्स होता है वो कितने, मतलब किसके उसमें जाना जाता है, ठीक है। तो हैंग के उससे जाना जाता है, या पाउंड में, या नंबर 1 में, या काउंट 2 में, ठीक है। तो इसमें जो 840 यार्ड्स है आपका वो हैंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हैंग के नाम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से आपका जैसे जो 1000 होता है उसको टैक्स के उसमें डिनोट करते हैं, मतलब टैक्स के नाम से जाना जाता है। और जो आपका 9000 होता है उसको हम लोग डेनियर के रूप में जानते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से 840 आपका हैंग के रूप में जाना जाता है। तो ये वाला हमारा 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर है कि सूत से बना प्लेन रेसा है, सिफॉन है, क्रीप है, कैलिको है, या जॉर्जेट है। तो सूत से बना जो आपका है प्लेन रेशा वो क्या कहा जाता है? कैलिको कहा जाता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रिंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सीधी बात यही हो रही है, एक तरीके से आप समझ लो कि क्या कह रहे हैं, प्रूडेंशियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित, कि सीधी सी बात है कौन सा भोजन जो होता है वो ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो फल कहलाता है, वनस्पति है, या दुग्ध है, या ग्लाइसेमिक है, ठीक है। इसको आप कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको हम लोग जीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीआई, ठीक है। ये जीआई यही बताता है ना कि कौन सा भोजन जो आप ले रहे हैं वो कितने टाइम मतलब आपके बॉडी में वो ब्रेक डाउन हो रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है। तो जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि उनका जीआई कम होता है वो क्या करते हैं, वो आपके बॉडी में बहुत स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। और बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और तब जाके आपके बॉडी में एनर्जी देते हैं। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई होता है वो हमारी बॉडी में थोड़ा तेजी के साथ डाइजेस्ट हो जाते हैं और जल्दी हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो जैसे जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं, या फिर हार्ट डिजीज़ के हैं, या हाई कोलेस्ट्रीमिया वाले लोग हैं, तो उनको हम लोग हाई जीआई वाले जो फूड होते हैं वो दिए जाते हैं। सॉरी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, जिसको हम लोग केयर बोलते हैं, की स्थापना की गई। तो कब की गई? इसमें आपको देखिए 2 क्वेश्चन तो यही दे दिया कि केयर है, केयर का फुल फॉर्म आपका ये है, सेकंड ये आपका केयर का फुल फॉर्म है, और वह स्थापना कब की गई? 1945 में। तो ये पूछ रहा है कि कब की गई स्थापना, पहला विश्व युद्ध था उस समय, या शीत युद्ध था, या दूसरा विश्व युद्ध था, या कारगिल युद्ध था। तो आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध उस समय हुआ था जब इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है, कार्डिंग के टाइम, बलिंग के टाइम, या सिल्वरिंग के टाइम, या कॉम्बिंग के टाइम। तो जब सिल्वरिंग हम लोग करते हैं तो सिल्वरिंग के बाद क्या हो जाता है, क्या किया जाता है? सूत कताई के लिए आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। सिल्वर में क्या है, उसको पूनियाँ बन जाती हैं, तो पूनियाँ बन जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, सूत को स्पिनिंग के लिए ही भेजा जाता है, ठीक है। स्पिनिंग यानी कि कताई के लिए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती है। इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है? रेशे क्या होते हैं, जो ऊन के रेशे हैं वो आपस में गुथ जाते हैं, एक दूसरे से उलझ करके एकदम एक ही दूसरे में फंस करके बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? उसी की विशेषता पूछ रहे हैं। तो फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना, या केरोटिन। तो जो आपका ये वाली विशेषता उसको कहा जाता है फेल्टिंग, ठीक है। और फेल्टिंग विधि से ही आपका जो है नमदा बनाया जाता है। ऊन के अंदर ये फेल्टिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इसी वजह से ऊन का ही नमदा वगैरह तैयार किया जाता है। क्योंकि नमदा ऐसे ही तो बनाया जाता है कि ऊन के जितने भी रेशे होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर बिछा दिया जाता है और उनको गर्म मतलब भाप के थ्रू या बहुत दबाव के थ्रू उनको गुजारा जाता है उससे। और इस वजह से वो क्या होते हैं, वो जो रेशे होते हैं वो आपस में एक दूसरे में गुथ जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, और इसी वजह से फेल्टिंग विधि से आपके नमदे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ढाका मुस्लिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो ढाका में मुस्लिन बनाया जाता है उसके पैटर्न के साथ जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जामदानी कहते हैं, चंदेरी, बूटियां, बालूचर। तो क्या बोलते हैं? जामदानी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। बताना ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका कि लखनऊ में। जो लोग लखनऊ के हैं उनको बखूबी ये बात पता होगी, और आजकल तो हर जगह चिकनकारी के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। पूछ रहे हैं कि जो आपका बाल अध्ययन किया जाता है उसमें रिसर्च अगर करना है या कि किसी भी तरीके की सूचना हमें कलेक्ट करनी है तो उसमें हम लोग क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं। ये बात सत्य है, असत्य है, संबंधित है,
संबंधित ही नहीं या विवादित है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चनर बड़े आसानी से बना करके हम कोई भी अगर जानकारी लेनी हमें तो हम बड़ी आप कह सकते हो कि बहुत निष्पक्षता के साथ, है ना, निष्पक्षता यानी कि कोई भी मतलब बायसनेस नहीं रहेगी उसमें, बहुत सही सही जानकारी एकत्र कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डैश नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब आचरण को, बर्ताव यानी कि आचरण यानी कि जो आपका एक बिहेवियर आप कह सकते हो, तो उनको वो नाम दिया गया है, जब वो दोहराया जाता है तो वो स्वचालित हो जाता है। कहने का मतलब जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो खुद से फिर वो आपके मतलब वो चीज़ स्वचालित यानी कि खुद ब खुद वो चीज़ होने लग जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? कार्यसूची कहते हैं, जिद कहते हैं, गति कहते हैं, आदत कहते हैं। उसको सही आंसर होगा आदत। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि आचरण जो मतलब आपकी आदत है उसको आचरण नाम दिया गया है। और जब अपनी आदत को आप बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा, वो आप उसके यूज टू हो जाएंगे, आप उसके बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं बार बार, जैसे मान लो किसी की नेल्स कट करने की आदत होती है तो हम बोलते हैं कि बार बार नेल मत कट करो, आदत बन जाएगी, है ना। तो ये होता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उतना ध्यान नहीं देते। तो बहुत ही आप कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन है कि दिमाग लगा के भी आंसर किया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो डैश कहलाती है। न्यूट्रॉन है, नेफ्रॉन है, अम्ल है, औषधियाँ हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको ये बात पता ही है कि नेफ्रॉन जो होते हैं उनसे मतलब जो नेफ्रॉन है वो आपके किडनी की फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। और आपके एक क्या बोलते हैं, जो एक किडनी होती है उसमें कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है। नयन यानी कि आपके जो आईज हैं, फेफड़े, लंग्स, हार्ट यानी हृदय, और किडनी यानी कि गुर्दा। तो आपको ये बात पता है कि डायलिसिस नाम कहीं भी आ जाए तो वहां पर आपको क्या, आपको पता है कि गुर्दा आंसर करना है, किडनी। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। रेबीज को डैश कहते हैं, अति भय, जल भय, वायु भय या संवृत्ति भय। तो जो रेबीज होता है उससे व्यक्ति क्या होता है, उसको आई थिंक हाँ हाइड्रोफोबिया, हाँ, तो उसको बच्चे को क्या हो जाता है, बच्चा पानी से बहुत डरने लग जाता है। हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर। तो मतलब बच्चा पानी से क्या होता है, पानी से बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है, तो उसको रेबीज को हाइड्रोफोबिया या फिर जल भय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं, प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। प्रथम ट्राइमेस्टर या आरंभिक ट्राइमेस्टर या तृतीय या अंतिम। तो बहुत ही आसान सी बात है कि जब फर्स्ट के 3 मंथ्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, यानी कि प्रथम ट्राइमेस्टर कहा जाएगा उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद है भ्रूण पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है। आपको पता है टाइप बहुत कई तरीके के बर्थ मतलब क्या बर्थ होते हैं। तो एक नॉर्मल बर्थ होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे का हेड पहले आता है। ठीक है, अभी इसमें इसका जस्ट ऑपोजिट बता रहे हैं आप, एक तरीके से कह सकते हो कि उल्टा जन्म। ठीक है, यूजुअली बोलते हैं हम लोग कि उल्टा जन्म हुआ है, तो उसमें वही कह रहे हैं, पहले क्या है, पहले की जो है नितंब आना, फिर उसके बाद टांगे और बाहें, मतलब कि जो, और सबसे लास्ट में सिर आता है। ठीक है, और नॉर्मल जब किसी का डिलीवरी होती है तो सिर सबसे पहले बाहर आता है। तो ऐसे जन्म को क्या बोलते हैं, ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म या तुरंत जन्म। तो जाहिर सी बात है उसको क्या बोल देंगे, ब्रीच जन्म बोलते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। NIN है या ICMR है, ICDS है, WHO है। तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है कि आपका जो ये ICDS है, 0 से लेकर के आपका 6 मंथ तक के 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनका, और जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लैक्टेटिंग वीमेंस हैं, एडोलसेंस गर्ल हैं, इन सभी लोगों के लिए कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, कितनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट फूड देना, उनको थोड़ा बहुत जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है वो सारी चीज़ें देने के लिए ये कार्यक्रम आपका जिम्मेदार, और बहुत ही बड़े लेवल पे इसको जो है इसका मतलब आप कह सकते हो क्रियान्वयन चल रहा है इसका। ठीक है, तो वो है आपका ICMR। अब सॉरी ICMR कह रही हूँ मैं, ICDS आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह का व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते हैं। ये बात किसने कही है, कितनी बेहतरीन बात लिखी हुई है। तो आपको समझ जाना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उनको उस तरह का व्यवहार सिखाना है जिस तरह वे नहीं करते, मतलब कि आपको उनको सही व्यवहार करना सिखाना। ये बात किसने कही है, कैलसीएलडी ने कही है, जॉन डीवी ने कही है, PR सिन्हा ने या रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो सॉरी रस्किन, हाँ रस्किन बॉन्ड इनका नाम होगा पूरा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट है डैश, छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि छोटे समूह, स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो डिस्कशन का एक टाइप है ये, जो क्या करते हैं, इनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। उसमें आप जैसा चाहो वैसा आंसर दे सकते हो और उस आंसर को देने के लिए आपको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाता है। वो मतलब इस तरीके का जो डिस्कशन होता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप क्या कहो, प्रेरित हो, प्रोत्साहन आए आपको अंदर से, मोटिवेट हो आप, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बज सेशन कहते हैं, मस्तिष्क मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, सेमिनार कहते हैं, या सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जैसे ही बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया हो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क मंथन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है, चॉक बोर्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, फोटोग्राफ है, या चित्रकला है। तो सैंड पेपर के जो फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य दिखाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैनल ग्राफ, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है और कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूहों के नाम से जाना जाता है। देखिए सदस्यता क्या है, सदस्यता रोल रहता है और कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनको कैसे समूह के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय, संरचनात्मक। तो जाहिर सी बात है इसको औपचारिक नाम से जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ प्रक्रियाओं के थ्रू वो चुना जा रहा है, समझ रहे हैं, प्रॉपर स्टेप है उसके लिए, ठीक है। आप कह सकते हो कि प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उसको चुना जा रहा है। तो ऐसी चीजें जब ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाएगा तो इसको हम लोग फॉर्मल ग्रुप के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप डैश हैं, कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, स्थूलकाय हैं। स्थूलकाय का मतलब यहाँ पर है ओबीज, यानी कि आप मोटे हैं अगर, तो आपको बड़े डिजाइन वाली आकृति से आपको बचना है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिजैवी डैश भी कहलाते हैं, विषैला, वसा, इम्यूनोग्लोबिन्स, या आपके कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्रतिजैवी आपके होते हैं वो आपके इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहलाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, आधारभूत उपापचय है, कैलोरी है, जूल है, कैलोरीमेट्री है। तो ये पूछ रहे हैं विरामावस्था यानी कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय जो आपके शरीर की ऊर्जा की मांग है उसको क्या कहते हैं, आपको पता है बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारभूत उपापचय, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो ये बात सत्य है, असत्य है, विवादित है, या संबंधित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्थूल काय बड़ी आंत की वो होती है, स्थूल खाद्य आपके बड़ी आंत की जो गति होती है उसको स्टिमुलेट करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, 100% सत्य है, ठीक है। इस वजह से ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं, गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक, साधारण, ठीक है। तो वो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके टिप पे होने चाहिए, तुरंत आप इसको याद रखिए, है ना। आपके अभी नेट का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है, इसको बताना ही नहीं है, सुक्रोज जो आपका है वो आपका घरेलू शर्करा का ये नाम है आपका, ठीक है। बाकी लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज ये कौन से डाइसैकेराइड्स हैं, ये बात जरा आप मुझे, सॉरी डाइसैकेराइड तो मैंने बोल ही दिया आपको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपके सब डाइसैकेराइड्स में आते हैं, ठीक है, जो लैक्टोज है, माल्टोज है, और ये हो गया आपका, ठीक है। सुक्रोज भी आपका डाइसैकेराइड में ही आता है। नेक्स्ट है फिर डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा पर्याप्त भोजन है, किस चीज़ से पर्याप्त भोजन है जो आपके शरीर में क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक रुकेगा और देर में डाइजेस्ट होगा। तो आपको पता है वसा वाले जितने भी खाद्य पदार्थ आप खाएंगे वो ज़्यादा तक आपके शरीर में, पेट में, आपके टमी में ज़्यादा देर तक रुकेंगे, ठीक है। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, ठीक है, और पचने में भी टाइम लगता है, और वो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेलाग्रा की कमी है, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है बताना ही नहीं है, नियासिन की कमी से होता है, थायमिन की कमी से आपका जो है बेरी होता है, ठीक है। और पैरास्थीसिया भी आपका थायमिन की कमी से ही होता है, आयोडीन की कमी से आपको पता है ग्वाइटर है, ये सब होता है राइबोफ्लेविन की कमी से आपको जो है क्या बोलते हैं, ग्लाइसोसाइटिस है, और इसके बाद और क्या होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। चिलोसिस है, राइबो और ये ग्लाइसोसाइटिस है ना, ये सब चीज़ें आपकी राइबोफ्लेविन की कमी से होती हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यकता है कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा, वसा, ठीक है। तो आपको पता है स्पेशली होती है आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है, आयरन आपका, और वही आयरन ही जो है आपका आयरन वाला, आयरन से ही आपका जो हीम लिखा हुआ है ये आयरन ही होता है आपका, और ग्लोबिन प्रोटीन। तो हीम, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिल करके आपका हीमोग्लोबिन आपके शरीर में बनता है, ये बात आपको पता ही होगी। डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में
कुछ देर तक गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? बॉटलिंग कहते हैं, कवरिंग कहते हैं, ब्लॉन्चिंग कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ब्लॉन्चिंग कहते हैं, ठीक है। और ब्लॉन्च करने का जो पानी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपका? नियर अबाउट 66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत 2-4 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे भी हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट आपका 66 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। इसको उबालना भी नहीं है बिल्कुल, उबलने के टेम्परेचर से थोड़ा कम ही टेम्परेचर होता है पानी का, ठीक है। उसमें आपको सब्जियों को करना होता है ब्लॉन्च। नेक्स्ट है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है? CFTRI द्वारा, या NIN द्वारा यानी कि निन द्वारा, WHO द्वारा, या फिर यूनिसेफ के द्वारा। तो जो आपका मल्टीपर्पज़ फूड होता है तो वो आपका बनाया जाता है किसके थ्रू? CFTRI के द्वारा, ठीक है। और CFTRI की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर है हम आपका खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? 1951 में, 52 में, 53 में, 54 में। तो आपको पता है PFA की बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो आपका 1954 में पारित किया गया था और 1955 में इसको लागू कर दिया गया था, यानी कि फोर्स में आ गया था, ठीक है। बिल्कुल काम करना शुरू कर दिया था इसने। नेक्स्ट है, डैश जीवन को अर्थ देता है? लक्ष्य है, मूल्य है, मानक है, या धन है? तो जो आपके मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज हम अपने लाइफ में बनाते हैं, कुछ ना कुछ सबके अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं। तो जो हम मूल्य अपने डिसाइड करते हैं उससे वो हमारे लाइफ को क्या करते हैं? हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, यानी कि हमारे जीवन को क्या करते हैं? एक अर्थ देते हैं। तो इस वजह से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीर्घावधिक लक्ष्य संभावतः डैश समझे जाते हैं? तो जो दीर्घ यानी कि जो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स होते हैं उनको क्या समझा जाता है? अस्थाई, अस्थाई, लचीलापन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई लंबा गोल रखते हैं अपने लिए तो कहीं ना कहीं वो अस्थाई ही होता है। इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉफी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है? आदतन है, तुरंत है, चेतन है, आपाती है? तो जो आपका कॉफी बनाना उदाहरण है वो किसका है? आदतन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आदत होती है हमें कि हम सोते समय चाय मतलब कॉफी पियेंगे, या अर्ली मॉर्निंग उठ के पियेंगे, है ना, या आफ्टर डिनर पियेंगे। इस तरीके का वो हमारी एक आदत में शामिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डैश प्रयास वह है जहां हमारी आंखें शरीर की गति को निर्देशित करती हैं? जहां पर हमारी आंखों की बात हो रही, आंखें हमारी शरीर की गति को निर्देशित करती हैं, क्या है? मानसिक है, पैडल है, दृश्य है, या टॉर्सल है? तो जाहिर सी बात है ये आपका विजुअल एफर्ट है, ठीक है। यानी कि दृश्य वो प्रयास है जहां पर हमारी आंखें गति कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं? अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। तो जो कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन है आपके, वो सबसे बेहतर यानी कि सबसे जो अच्छी कार्य विधि होती है उसको दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप काम करते समय अपने वर्क सिंप्लीफिकेशन के जितने भी रूल्स हैं या जितने भी मेथड हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, अगर उनको फॉलो करें तो वाकई में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसको आप अपने किचन में खुद से अप्लाई करके देखिए तो आपको सच में लगेगा कि हाँ, मैं कितना बहुत ही मतलब बिना थके हुए और कितने सही समय में और सही तरीके से मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आप लोग खुद से ऑब्जर्व किया करिए और खुद से अपने बिहेवियर में लाइए। आप में कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं ना, उसको आप जीना सीखिए। जब कहीं न कहीं आप उसको जिएँगे ना, और होम साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको जब आप जिएँगे, उसको पढ़ने के साथ-साथ जब आप अपने उसको व्यवहार में लाएँगे ना, तो आप खुद सच में उसको बहुत मज़ा आने लग जाएगा आपको। ख़ैर, ये तो कहने की बातें हैं, और कहने की बातें नहीं, आप इसको करिए। मैं तो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी मतलब सजेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डैश प्रबंधन निर्णयों, पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ है? तो क्या है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें प्रबंधन निर्णय भी है, पारिवारिक संसाधन के प्रयोग की प्रक्रिया भी बताई गई है, उससे क्या है ये? परिवार है, घर है, पर्यावरण है, कौशल है? तो जाहिर सी बात है, जो आपका घर होता है, ठीक है, क्या है? जो आपका घर है वो पारिवारिक संसाधनों को कैसे प्रयोग करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों श्रृंखला से जो चीज़ बनी है वो क्या है? वो आपका घर है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश योजना को कार्यान्वित करना है? आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, या अर्जित करना है? ठीक है। तो जो आपका नियंत्रण करना है यानी कि जो कंट्रोलिंग है वो आपके योजना को कार्यान्वित करना है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है? तो समस्या को परिभाषित करना कौन सा चरण है? सीधी सी बात ही पूछ रहे हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है? आपको पता है, पहला चरण है इसका, ठीक है। कौन सा है? पहला चरण है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो ऊर्जा है, कौशल है, क्षमता है, रुचि है। तो इसमें जो आपका ऊर्जा होती है वो उसको मानवीय और अमानवीय दोनों साधनों में इसको मतलब रखा गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो किसका अर्थ है कि प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग? समस्या हल, वैज्ञानिक, कलात्मक। तो जाहिर सी बात है, जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन है उसमें प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का जो अनुप्रयोग है उसको हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनाड़ीपन है या कौशल है या अक्षमता है या बेवकूफ़ी है। तो जो आपका कौशल होता है यानी कि जो स्किल है आपकी, उसको कार्य निष्पादन के व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझ गए आप? क्योंकि जो आपकी स्किल, जैसी आपकी स्किल रहेगी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम करने की स्किल आपके अंदर बहुत एफिशिएंट है, बहुत सही तरीका आपको पता है, तो जाहिर सी बात है जो आपका कार्य का निष्पादन यानी कि जो आपका पूरा एक कह सकते हो कि काम का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही मतलब एक संयुक्त मतलब ज्ञान के रूप में, उसको परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इससे इसलिए परिभाषित किया जाएगा, क्यों? जब आपको वो काम करने का तरीका, उस काम की स्किल आपको पता रहेगी, तो आपका जो कार्य निष्पादन होगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इस वजह से आपका ये जो है कौशल मतलब एक संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। ठीक है। तो कौन सा अर्जन ऐसा है जो आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है? धन है, वास्तविक है, आत्मिक है, समान है। तो जो आत्मिक है आपका स्पिरिचुअल, आप एक तरीके से कह सकते हो, वैसा आनंद जो है अर्जन के रूप में संदर्भित है। यहाँ पर तो अच्छा, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आत्मिक। ठीक। अभी नेक्स्ट है कि डैश वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को घटाता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी वृद्धावस्था में आपकी जो मतलब आर्थिक असुरक्षा को घटाता? कौन सी ऐसी चीज़ है? मजदूरी है, वेतन है, सेवाएं हैं या बचत है? तो जो आपकी बचत यानी कि जो आपकी सेविंग्स है वो आपके ओल्ड एज में कहीं ना कहीं आपकी जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल अगर कोई आपको खतरा है तो उससे आपको बचाएगा। आपने भाई सेविंग्स कर रखी तो आपको बुढ़ापे में वो चीज़ काम आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डैश रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। आपको समझ आ ही गया होगा कि रेखा, रूप, रंग, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं तो ये क्या होगा, किससे संबंधित है? ये रूप है, आकृति है, सामंजस्य है या डिजाइन है? तो जाहिर सी बात है ये सब कला के आपके क्या है, एलिमेंट्स है, तत्व हैं आपके। ठीक है, डिजाइन के। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है डैश डिजाइन सिद्धांत डैश संदर्भ के नियम से संबंधित है। जहां पर ही संबंध के नियम आ जाए वहां आपको तुरंत समझना है। ठीक है। समानुपात है, संतुलन है, लय है, जोर है। तो यहाँ पर आपका होगा समानुपात। ठीक है। अनुपात यानी कि जो आपका प्रोपोर्शन है वो आपका, उसको संबंध के नियमों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्दायुक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं। ड्रावर कहते हैं, मेज कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, अपहोल्स्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो आपको इसको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपहोल्स्ट्री भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश पदार्थ को स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। स्पर्शनीय मतलब कि टच करने की बात हो रही है। ठीक है। तो संरचना है, भ्रम है, प्रभाव है, वस्तु है। तो जाहिर सी बात है टेक्सचर है आपका एक तरीके का। ठीक है। टेक्सचर को हम लोग संरचना कह सकते हैं या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोई भी टेक्सचर रहता है तो उसको आप छू करके देख सकते हैं। ठीक है। रफ है, सॉफ्ट है, गीला है, ऐसा है, वैसा। ठीक है। ये आपका हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड ग्रुप से कि यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक महिला से विवाह करता है तो परिणाम डैश भ्रूण होगा। मतलब कोई व्यक्ति है जिसका जो आरएच धनात्मक क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप है उसका मान लीजिए आप, और पॉजिटिव आरएच फैक्टर है। ठीक है। और वो ऋणात्मक आरएच महिला से शादी करता है तो उसका जो बच्चा होगा वो कैसा उसका मतलब ब्लड ग्रुप का होगा? उसका आरएच पॉजिटिव होगा, आरएच नेगेटिव होगा, या फिर मृत प्रसव होगा, या फिर आपका परिपक्व भ्रूण होगा? तो जो ये बच्चा होगा वो कैसा होगा? धनात्मक भ्रूण होगा उसका। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, दोबारा हो गया ये क्वेश्चन। तो इस पे हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ। डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। रागी है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है। तो रागी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि रागी जो है कैल्शियम रिच वो है आपका, इसमें काफ़ी कैल्शियम होता है तो इस वजह से इसको दूध कहा जा सकता है गरीब आदमी का। ठीक है। अभी नेक्स्ट है डैश शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। फीड कराते हैं जो बच्चे को, तो कब्ज है, डायरिया है, एलर्जी है, सभी है। तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज़ें बहुत होती रहती हैं कि मतलब उनको कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ दूध, कभी कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, या कोई एलर्जी हो गई, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये बहुत नॉर्मल सी आप कह सकते हो सिचुएशन है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा डैश के दौरान दी जा सकती है। उल्टी के दौरान, सामान्य जुकाम के दौरान, या कॉलिक या टॉन्सिल। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह होती है ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ी मात्रा में दे दिया जाता है। नेक्स्ट है नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। 4, 5, 6। अब इसमें साल दिया है कि मंथ दिया है, जाहिर सी बात है साल ही दिया होगा। ठीक है। मतलब 4-5 साल। तो जो 3 ईयर्स की एज है उसमें जो है बच्चे को नज़रअंदाज किया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है। बेसन, चावल, ज्वार, बाजरा। तो बेसन को जो है यूज़ किया जाता है साबुन बनाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है डैश
छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, वार्तालाप है, सोच है, एकाकीपन है, दयालुता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उनको बहुत अकेला छोड़ दो तो उससे उनको बच्चों को क्या हो सकता है, एक डर बढ़ाने वाला मतलब डर उनका जो है क्या है, बढ़ सकता है। आप एक कमरे में उनको दिन भर छोड़े रहो या अंधेरे में छोड़ दो तो बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं थोड़ा सा। इस वजह से एक तरह का अगर उनको अकेले छोड़ा जाएगा तो उनके डर को बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। तो क्या होता है, मरासमस है, स्कर्वी है, बेरी है, घींगा है। तो आपको पता है जो आपका मरासमस है वो भोजन में जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो बच्चे के अंदर मरासमस हो जाता है। और अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर नामक बीमारी रहेगी, ठीक है। स्कर्वी आपको पता है सी की कमी से होता है, बेरी B1 की कमी से, और घींगा आपका जो है आयोडीन की कमी से, ठीक है। अब हमारे इतने आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये पूरे क्वेश्चन थे टोटल आपके 65। देखना आप लोग कि आपका कितना मतलब सही हुआ और कितना गलत हुआ, और बताइएगा फिर कमेंट सेक्शन में कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। और ठीक है, अगर सही हुए तब भी बढ़िया, नहीं हुए तब भी बढ़िया, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और प्रैक्टिस करके आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। हम लोग थोड़ा इधर फिर से करेंगे। मुझे थ्योरी कराने में इसलिए मुझे लगता है कि कितना मैं आप लोग काफ़ी कुछ थ्योरी में आप लोगों ने कवर कर ही लिया होगा, तो मुझे कुछ बहुत बेहतरीन जब तक नहीं मिलता तब तक मैं थ्योरी नहीं कराना चाह रही हूँ, सच बताऊँ आपको। तो अभी हम लोग फिर से थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, मैंने काफ़ी सर्च किया है, तो उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए कंटेंट आप पूरा पढ़ ही चुके होंगे, और देखिए मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है और कंटेंट भी साथ साथ आप जो है काफ़ी कुछ कंटेंट भी कवर अप हो जाता है उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह देखने से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप लोग ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या मैंने कुछ पूछा है आपसे, तो वो आप बताइएगा, एक दो आंसर जो भी है। और ये ज़रूर बताना कितने आपके सही हुए। आई होप कि इसमें तो 65 थे, तो 60 नहीं तो अगर 50 भी आपके सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन ठीक है, तैयारी को प्रैक्टिस कर करके और उसको बेहतरीन बनाया जा सकता है। चलो आप लोग अपना ध्यान रखो, और अब मिलेंगे हम लोग कल या परसों और फिर बात करेंगे। सभी को गुड नाइट, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ख्याल रखिए, ठंडी फिर थोड़ी बढ़ गई है। और चलो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, ठीक है। और घबराना नहीं है, एकदम आराम से पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव और शांत दिमाग के साथ, ठीक है, एकदम शांति के साथ पढ़ते रहना है, और धैर्य नहीं खोना है आपको, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए, आराम आराम से पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।